हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज मस्ट बी अर्न बाय द कंपनी। एक कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न तो एक कंपनी को कम से कम कमाना चाहिए, वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम टर्न ऑफ रेट भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहते हैं? It is also called the hurdle rate, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हर्डल रेट भी कहते हैं, कट ऑफ रेट भी कहते हैं, कट ऑफ रेट एंड मिनिमम रेट भी कहते हैं। एंड क्या कहते हैं? मिनिमम रेट, ठीक है। ये किसे कहते हैं हम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम हर्डल रेट, कट ऑफ रेट एंड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम के ओ या फिर हम करते हैं के डब्ल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को या तो हम के ओ से डिनोट करेंगे या हम के डब्ल्यू से करेंगे, और ये इसके क्या है? अदर नेम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सबसे पहला है हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करता है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्पफुल होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास हो सकते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, ठीक है। इन सब की क्या क्या होती है? अपनी अपनी सबकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हेल्प करेगा? जिसकी भी कॉस्ट सबसे कम आएगी उसको सिलेक्ट करने में, उसको डिजाइन करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करेगा? हेल्प करेगा। वो क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन टेकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कि जैसे कि मान लो हम इन्वेस्ट कर दे किसी एक कंपनी में, तो हम ये देखेंगे कि हमें कितने साल बाद हमें से कितना पेबैक मिलेगा। अगर हमें पेबैक जितना हमने एस्टिमेट करा है, अगर हमें उससे भी कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करने में हमें किस बजट में, हमें किस प्रॉपर्टी में, किस चीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस चीज़ में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्पफुल होता है, ठीक है। थर्ड वन है हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी होती है उसको इवेल्युएट करने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने कुछ काम किया है, अगर हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड, दो चीज़ होती है। एक तो हमारा एस्टिमेशन पहले ही लगा लेते हैं कि हमें इतना होना चाहिए। एक्चुअल जो हमने काम करने के बाद जो आया है वो होता है एक्चुअल। अगर हमारा एस्टिमेटेड ज़्यादा आ रहा है हमारा एक्चुअल से, तो मीन्स क्या है? जो एफिशिएंसी है एक मैनेजमेंट की वो अच्छी नहीं है। जो एफिशिएंसी है एक मैनेजमेंट की वो अच्छी नहीं है। अगर हमारा एक्चुअल ज़्यादा आ रहा है, एक्चुअल इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड, तो इट मीन्स क्या है? जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या है? अच्छी है। जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या है? अच्छी है। तो ये किस में हेल्पफुल होता है? टॉप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इवेल्युएट करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन टेकिंग द अदर फाइनेंशियल डिसीजन। अदर फाइनेंशियल मतलब किसी राइट इशूज हम करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, या फिर हम डिविडेंड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर को कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमें रिटेन रखना है बिजनेस में, उसमें भी उस डिसीजन को लेने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करता है? हेल्पफुल होता है। तो ये चार तरह के पॉइंट्स हैं हमारे, जिसमें कॉस्ट ऑफ पहले में पढ़ा कि मीनिंग और फिर से सिग्निफिकेंस क्या क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अभी हमने पढ़ा था क्या मीनिंग क्या था उसका और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सबसे पहला है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट।
इसमें दो तरह से, एक है रियल इंटरेस्ट रेट, एक है परचेजिंग पावर रिस्क। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स ले लो, और एक है मिस्टर वाई, ठीक है। ये क्या है, लेंडर मीन्स रुपए देने वाला, और मिस्टर वाई क्या है, ब्रोर मीन्स उधार लेने वाला। इसने इसको कितने दिए, रुपीज 1 लाख। इसने क्या दे रखे, इसको 1 लाख रुपए दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले रियल इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट। जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए दिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब करंट में चल रहा है, रियल में चल रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से ले लेगा इसके ऊपर, वो क्या है हमारा रियल इंटरेस्ट रेट। फिर परचेजिंग पावर रिस्क, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 या 2 साल, जितने भी साल के रुपए दिए हैं, तो इन फ्यूचर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होएगा, हमारे जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो उसने उस रिस्क को कम करने के लिए क्या किया, उसने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करी, बढ़ा दिया, अपना प्रीमियम क्या है बढ़ा दिया, तो वो क्या है, परचेजिंग पावर रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी लिख दिया है, यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल रिस्क, सेकेंड। फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस मीन्स जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई ने सॉरी मिस्टर एक्स से रुपए लिए, ठीक है। अब वो किसी बिजनेस के लिए लिए होंगे, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता होगा। अब जितने उसने एक्सपेक्टेशन किया कि हाँ मुझे इस बिजनेस से इतनी अर्निंग हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि उसे उतनी अर्निंग हो जाएगी, तो वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मिस्टर जो एक्स है उसने अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या करा, उसने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया, तो वो क्या है, बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। अब जरूरी नहीं कि मिस्टर वाई ने सिर्फ एक मिस्टर एक्स से रुपए ले रखे हो 1 लाख, उस क्योंकि एक बिजनेस अगर वो कर रहा है तो 1 लाख से तो काम चलेगा नहीं, उसे ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है खुद उसके कुछ हो सकता है खुद के हो, कुछ तो बाहर से लेगा वो। 1 लाख उसने मिस्टर एक्स से लिए, हो सकता है उसे 3-4 बंदों से और भी लिए हो उधार पे रुपए, तो जितना उसने जितना ज़्यादा लोगों से उसने रुपए लिए होंगे, उतने ज़्यादा क्या उसे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा कि उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे वो मन। तो जो मिस्टर एक्स है अपने इसी रिस्क को कम करने के लिए क्या किया, इसने अपनी जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दी, तो वो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी रिस्क, कितनी जल्दी हमें पैसा कैश में कन्वर्ट होके मिल सकता है, या जिस टाइम हमें रिक्वायरमेंट हो उस टाइम में पैसा मिल जाएगा, तो उस रिस्क को भी इसने क्या करा, अपने इस रिस्क को दूर करने के लिए क्या किया, इसने जो कॉस्ट थी उसको क्या करी, बढ़ा दी। तो ये 4 तरह के रिस्क है जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले था रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, इसमें था रियल इंटरेस्ट रेट, मीन जो आजकल जो चल रहा है मार्केट में इंटरेस्ट की रेट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट को चार्ज करेगा, वो है रियल इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर रिस्क, कि हो सकता है उसने 1-2 साल के लिए लोन लिया हो, तो उस टाइम महंगाई बढ़ेगी, 1-2 साल में महंगाई बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो उस चीज के लिए जो वो रिटर्न थी इसने बढ़ा दी। बिजनेस रिस्क की जरूरी नहीं, जिस एक्सपेक्टेशन से सोचो कि हाँ मैं बिजनेस में इतनी अर्निंग हो जाएगी, जरूरी नहीं कि उतनी अर्निंग हो जाए, तो उस रिस्क को कम करने के लिए क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपना रेट जो रिटर्न थी वो प्रीमियम थी वो बढ़ा दी। फाइनेंशियल रिस्क, जरूरी नहीं कि मिस्टर वाई ने ओनली मिस्टर एक्स से रुपए लिए हो, उसने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से रुपए लिए होंगे, तो उस पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा कि उसे इंटरेस्ट उसकी जो अमाउंट है वो वापस करनी पड़ेगी, तो इसलिए भी क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बढ़ गई। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी रिस्क, कि कितनी जल्दी हमें कैश में पैसा कन्वर्ट हो जाए, जिस टाइम में पैसे की रिक्वायरमेंट है उस टाइम में पैसा मिल जाए, तो वो कौन सा रिस्क है, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी रिस्क है, कि उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट थी वो क्या हुई, बढ़ गई। तो ये सारा क्या हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसके अंदर है प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Problems in
कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन है हमारी हिस्टोरिक एंड फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारी प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी। प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी, प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग, प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ retained earning, and last one है problems in assigning the weights। ठीक है, तो ये चार तरह की प्रॉब्लम्स है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सबसे फर्स्ट वन है हिस्टोरिक एंड फ्यूचर कॉस्ट। इसमें क्या है, हिस्टोरिक कॉस्ट जो मीन्स पास्ट के रिकॉर्ड होते हैं। जैसे हमने 5 साल पहले कोई भी गुड या मशीनरी परचेज करी है तो उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएगी, तो उसके बेस पे भी हम फ्यूचर में कोई डिसीजन मेकिंग में हम हो सकता है कि वो यूजफुल ना हो। और जो फ्यूचर कॉस्ट होते हैं तो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, जो फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। तो कौन सी कॉस्ट ले, हम हिस्टोरिक कॉस्ट ले या हम फ्यूचर कॉस्ट ले, तो ये दोनों कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर को हमें पता है डिविडेंड मिलता है, पर उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। हाँ, इन्हें हर साल इतना % तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि उन्हें कितना डिविडेंड दिया जाए। हर एक जो इक्विटी शेयर होल्डर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे भी खड़ा उतरें, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। हम ये मानते हैं रिटेन अर्निंग क्या होती है कि हमारे बिजनेस का मतलब डिविडेंड जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ पोर्शन डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट में से, शेयर होल्डर को कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं रिटेन करके रख लेते हैं। तो मैं मानते हैं रिटेन अर्निंग उसके लिए किसी को कुछ बाहर पे नहीं करा, हमारी क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट है, हमने बाहर कुछ भी पे नहीं किया इस चीज़ के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट ऐसा ये कुछ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि मान लो जो क्या था, ये नेट प्रॉफिट का पार्ट था, ठीक है, और वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को नहीं मिला, मीन्स उनका क्या फोरगोन होगा डिविडेंड। तो उस डिविडेंड अगर वो उन्हें मिल जाता तो हो सकता है वो कहीं और भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, अपन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो क्या हुआ, इससे जो लॉस किसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये क्या है, तो इसमें भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन असाइनिंग द वेट्स, कि अलग अलग सोर्सेज है, जैसे इक्विटी प्रेफरेंस है, अलग अलग सोर्सेज है। इन सोर्सेज को डिफरेंट वेट दिए जाएंगे, तो हम कौन सा वेट दें, हम मार्केट वैल्यू वेट दें, हम बुक वैल्यू वेट दें, उस चीज़ को कैलकुलेट करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये 4 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग, मतलब बेसिक चीज़ आज हमने डिस्कस किए, मीनिंग पढ़ा है हमने इसका, और इसके सिग्निफिकेंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई और क्वेरी है चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड या जो मैंने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है इनके अलावा तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।